so let's start. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था? हम लोगों ने छोड़ा था बर्नौलीज थ्योरम ना। बर्नौलीज थ्योरम क्या था? बर्नौलीज थ्योरम क्या था? बर्नौलीज थ्योरम एक बार बताओ। व्हाट वाज बर्नौलीज थ्योरम? कौन बताएगा? P by rho g plus v square by 2g v square by 2g plus z is equal to constant, right? ये बर्नौलीज थ्योरम हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे आपको पता है कि इसके लिए assumption, सबसे पहले तो तीनों टर्म को एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला टर्म क्या था? पहला टर्म क्या था? प्रेशर हेड था, राइट। ये क्या था? वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वेट, है ना। सिमिलरली ये था आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, और ये क्या था? ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। अच्छा, फिर बर्नौलीज थ्योरम के लिए हम लोगों ने एजम्पशंस देखा था कि क्या क्या एजम्पशंस है। व्हाट आर द एजम्पशंस? बताओ। एजम्पशन 1 क्या था? इनविस्केड फ्लो, इनविस्केड फ्लो, ठीक है। मतलब इसमें आप कह सकते हो कि म्यू जो है वो 0 है, मतलब कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, शियर स्ट्रेस 0। दूसरा क्या था? स्टेडी फ्लो। तीसरा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। इरोटेशनल। चौथा इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। तो ये चौथा में क्या था ना कि चौथा में ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन था, कुछ ए बी सी डी 4 ऑप्शन था। चारों में से कोई एक फॉलो हो, कोई एक सेटिस्फाई हो तो मेरा काम बन जाएगा। क्या था वो चारों इक्वेशन? एक तो इरोटेशनल फ्लो हो गया। इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या है? क्या 0? इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या 0? कर्ल ऑफ वेलोसिटी, मतलब वॉर्टिसिटी 0, है ना। कर्ल ऑफ वेलोसिटी जो था वो क्या था? वॉर्टिसिटी था, है ना। वॉर्टिसिटी 0 हो जाएगा। दूसरा क्या था? फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन। फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन नहीं कहूँगा, फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन नहीं कहूँगा मैं। इक्वेशन को अलोंग, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को अगर मैं अलोंग स्ट्रीम लाइन लगाता हूँ, अलोंग स्ट्रीम लाइन, तो भी चलेगा। आप अलोंग स्ट्रीम लाइन लगाओ तो भी आप लगा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि ये मान लो कि ये कोई एक स्ट्रीम लाइन है और ये एक दूसरा कोई स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। आप यहाँ पे एक पॉइंट लेते हो 1 और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हो 2, तो नहीं चलेगा। अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, एक ही स्ट्रीम लाइन में आप कोई भी पॉइंट्स पे आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। ये है इसका मतलब। और क्या था? एक तो ये रोटेशनल फ्लो हुआ, एक अलोंग स्ट्रीम लाइन हुआ, और क्या था? और था ना, 4 ऑप्शन थे। तो सर परपेंडिकुलर टू डीएल था। परपेंडिकुलर क्या चीज का? परपेंडिकुलर टू डीएल था। एक था आपका वी क्रॉस ये था ना, वी क्रॉस ये डॉट डीएल, ये है ना। मतलब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट था, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो भी आप ये इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो इक्वेशन था इस एजम्पशंस के लिए वैलिड था। अब अगर आप कहोगे कि सर व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर अनस्टेडी फ्लो,
तो अनस्टेडी फ्लो में एक टर्म और ऐड हो जाएगा। आप में से कोई कहोगे कि सर व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, तो उसके लिए कुछ और हो जाएगा, बट वो ना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं फिलहाल के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस पार्ट को छोड़ करके अगर कोई देखना चाहता है तो वो खुद से देख सकता है, बट आई विल नॉट डिस्कस दैट ओवर हेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपका ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसको हम लोग कैसे अप्लाई करके डिफरेंट वो, अच्छा थोड़ी देर में वो देखेंगे। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं इसका कि हमने ये जो बर्नौलीज इक्वेशन जो ये लिखा, मतलब यूलर्स इक्वेशन जो लिखा था, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखा था, अगर मैं उसको अलोंग स्ट्रीम लाइन लिखूँ तो क्या आता है। ठीक है, अलोंग स्ट्रीम लाइन अगर मैं यूलर्स इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लो कि अगर मैं लिखूँ यूलर्स इक्वेशन अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, हम लोगों ने यूलर्स इक्वेशन कैसे लिखा था, हम लोगों ने लिखा था, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो हम लोगों ने एक्स वाई जेड कंपोनेंट के बेसिस में लिखा था। पर अगर आपका यूलर इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ अलोंग अ स्ट्रीम लाइन तो उसका रूप कैसा होगा। आप कहोगे सर इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत है, आप कुछ बुक्स में देखना तो आप अलोंग अ स्ट्रीम लाइन के बेसिस में जो डेरिवेशन करते हो उससे बहुत सारा इनसाइट आपको मिल पाता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर की बहुत बातें आप जान पाते हो। तो मान लो ये कोई स्ट्रीम लाइन मैंने ले लिया, ठीक है, इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग में आपका फ्लो ऑकर हो रहा है। ठीक है, अब ये स्ट्रीम लाइन मैंने स्ट्रेट नहीं दिखाया, एक कर्व दिखा दिया है। ठीक है, मान लो कि थोड़ा सा और कर्व करके मैं दिखाऊं, मान लो कि दिस इज द स्ट्रीम लाइन। ठीक, दिस इज द स्ट्रीम लाइन। अब अगर मैं अलोंग द स्ट्रीम लाइन अगर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूं, मान लो कि यहाँ पे मैंने अलोंग द स्ट्रीम लाइन एक एलिमेंट ऐसे कंसिडर कर लिए, राइट। स्ट्रीम लाइन के अलोंग में जो है उसे मैं एस डिनोट कर रहा हूँ, और आपका इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर डिनोट कर रहा हूँ एन। ठीक है, एन नॉर्मल से एन, तो ये आपका एक इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया, और एक मैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में डिनोट करूँ जिसको मैं कहता हूँ ऐसा। मान लो कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ई एस, ठीक है, ई एस यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे मान लो कि ई एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, दो ई एन यूनिट वेक्टर एंड ई एस यूनिट वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर डिफाइन कर ही सकते हो ना। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर कर दोगे तो इस डायरेक्शन का आपको मिल जाएगा कुछ भी। जैसे मान लो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी मुझे जानना हो तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड हुआ और इसको मैं कर दूं ई एस से, तो ये हो गया क्या, वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, ये इस डायरेक्शन में सिमिलरली आपको पता है कि स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी होता है क्या, स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी होता है, जीरो होता है। तो आपका अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर, टोटल वेलोसिटी वेक्टर, तो आप बताओगे बस इतना प्लस जीरो कह लो, जीरो। ठीक है, जीरो ई एन। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया कि अलोंग अ स्ट्रीम लाइन एक छोटा एलिमेंट ले लिया। अब ये जो छोटा एलिमेंट है इसका डिस्टेंस मैं बोल लूँ कि मान लो इस डायरेक्शन में मैं लेता हूँ डेल्टा एस, इस डायरेक्शन में डेल्टा एस, और इस डायरेक्शन में मैं अगर ले लूँ डेल्टा एन। ठीक है, छोटा छोटा एलिमेंट मैंने ले लिया, डेल्टा एस डेल्टा एन। आप कहोगे कि सर ये 2D में है क्या एलिमेंट, नहीं 2D में नहीं। मान लो कि आपके तरफ में वो डेल्टा नहीं, आपके तरफ में यूनिट है, यूनिट विथ अगर है, तो अब अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे बनाऊँ और इस एलिमेंट में जो टोटल फोर्सेज है उसको मैं दिखाना चाहूँ, मान लो कि उसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। ठीक है, ये बड़ा करके बना दिया। अब ये जो एलिमेंट है इसका वर्टिकली आपका क्या एक्ट करेगा, वेट। ये वेट कितना होगा, अगर मान लो कि डेंसिटी रो है, डेंसिटी रो है, तो ये वेट कितना हो जाएगा बताओ तो, रो इंटू डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस इंटू डेल्टा एन। देखिए आप अगर क्लास में मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप फॉलो कर लो, सच मानो आपको गेट के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर बहुत सारे इंजीनियर्स पास आउट हो जाते हैं हर साल, बहुत सारे। आपको पता है कि ये जस्ट आउट ऑफ टॉपिक में बता रहा हूँ कि टोटल अगर मान लो इंडिया में 100 इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, 100 सिविल इंजीनियर्स अगर पास आउट हो रहे हैं ना, तो एक सर्वे के बेसिस में क्या ये 3 से 4%, 3 से 4 लोग हैं जो फिट हैं,
बाकी सोच लो कितने लोग अनफिट हैं, 96 के आसपास में, इतना अनफिट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक न्यूज़ का रिपोर्ट कोई एनडीटीवी में एक न्यूज़ आया था, ठीक है, कुछ साल पहले, तो उसका ये रिपोर्ट है। और इसी के बेसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लासेस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लासेस, ठीक है, ये स्टार्ट किया था। और ये यहाँ पे भी होता था, बट वो आप लोगों के लिए हो पाएगा कि नहीं पता। तो आपके ऊपर में, अगर आप ये 3 से 4% में आ गए तो जॉब के लिए कुछ सोचना थोड़ी है यार। जॉब के लिए किनको सोचना पड़ता है, जॉब के लिए इनको सोचना पड़ता है 96 को। इसको लास्ट में पता है ज़्यादातर लोगों को सेल्समैन का जॉब भी मिलता है, सेल्समैन का जॉब। आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो इंटरव्यू में क्या पूछता है पता है, इंटरव्यू में पूछता है आपको बाइक चलाना आता है कि नहीं, पहला। दूसरा, आपके पास बाइक अपना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बाइक चलाना है, बाइक में जा करके मान लो कि कुछ जैसे डिश टीवी है, तो डिश टीवी जाके फिट करना है। अब यार इंजीनियर बन के ये काम थोड़ी करोगे। इसमें आओ 3 से 4% में, इसमें आओगे तो आप एक अच्छा करियर ऑप्ट कर सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, हायर स्टडीज़ कर सकते हो। और इसके लिए क्या बहुत मेहनत चाहिए? नहीं, बहुत मेहनत नहीं चाहिए। मीडियोकर मेहनत में भी आप इसमें आ जाओगे, बात ये है। मीडियोकर भी मेहनत करते हो ना तो भी आप आ जाओगे, बट इट्स अप टू यू। मैं बता सकता हूँ, मेहनत आप ही को करना है। अगर ये 96 में आना चाहते हो तो आ जाओ यार, ये 96 में, ये 96 में कुछ नहीं है। ये 96 में आपको जॉब के लिए भी सोचना पड़ जाएगा। उसके बाद में लोग क्या करते पता है, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, आउट ऑफ टॉपिक जा करके। उसके बाद ये जो 96 है ना, ये लोग क्या करते हैं ना कुछ और करेगा। ये करेगा कुछ डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, ये कुछ डिप्लोमा कोर्स अलग से करना चाहेगा। अब उसके बाद में ये डिप्लोमा कोर्स करके वो देखेगा कि यार ये नहीं हुआ, फिर वो करते हैं, फिर मास्टर डिग्री, फिर कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ आउट ऑफ टॉपिक। लास्ट में बोलेगा चलो कुछ नहीं तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अरे कुछ भी एक करो, आप उसमें सक्सेस कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेस खराब है या डिप्लोमा कोर्सेज खराब है, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी करो उस पर फोकस करो, बस उस पर फोकस करोगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग करें यहाँ पे, ये था आपका कि ये लोअर डायरेक्शन में आपका इसका वेट हो जाएगा रो डेल्टा एस डेल्टा एन इंटू जी, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि इस डायरेक्शन में कुछ प्रेशर होगा, कितना होगा ये प्रेशर, मान लो कि P डेल्टा एन, ये डेल्टा एन विथ था और आपके तरफ में विथ है 1 यूनिट विथ है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि इस डायरेक्शन में कितना है, तो इस डायरेक्शन में आप टेलर इक्वेशन लगा सकते हो, P प्लस डेल P बाय डेल S इंटू डेल्टा S इंटू डेल्टा N, ठीक है। ये हो गया इस डायरेक्शन में। और कुछ है क्या? और तो कुछ नहीं है। मान लो अगर मैं कहूँ कि ये एंगल थीटा है, इस एंगल को मैं थीटा बोलूँ, ठीक है, इस एंगल को मैं बोलूँ कि दिस एंगल इज थीटा, तो अब आप चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, आप मान लो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है ना, देखना, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है उसको आप कह रहे हो मान लो डेल्टा जेड, ठीक है, डेल्टा जेड कह रहे हो, इस डिस्टेंस को आप डेल्टा जेड कह रहे हो। और आपका ये जो डिस्टेंस था ये तो डेल्टा एस था, राइट, ये तो डेल्टा एस था, ये डेल्टा एस है, और ये डिस्टेंस को मैंने कह दिया डेल्टा जेड, इस डिस्टेंस को मैंने कह दिया डेल्टा जेड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाय डेल्टा एस, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा जेड। क्यों? क्योंकि थीटा ये है, ये हो जाएगा थीटा, जिस तरह से ये थीटा तो ये भी थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाय डेल्टा एस। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि टोटल फोर्स अलोंग एस, टोटल फोर्स अलोंग एस इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखो क्या आता है, मैं लिखना चाहता हूँ कि टोटल फोर्स समीशन ऑफ ऑल फोर्स अलोंग एस डायरेक्शन, एक्स नहीं एस, एस डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एट एस डायरेक्शन। ये लिख सकता हूँ, बताओ क्या होगा, बताओ। P इंटू डेल्टा, राइट, P इंटू डेल्टा एन, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस प्लस, राइट, फिर प्लस, हाँ प्लस, फिर
माइनस माइनस P plus del P by del S into P delta plus S into delta del S. P by del S into delta S into डेल्टा N, ये हो गया। माइनस माइनस रो इंटू डेल्टा S अच्छा रो जी डेल्टा S डेल्टा N इंटू cos थीटा। दिस इज इक्वल टू यस सर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो लिख देता हूँ रो डेल्टा S इंटू डेल्टा N, ये हो गया मास, और इंटू ए एस, ठीक है। दिस इज द फोर्स इक्वेशन जो कि मैंने अलोंग द स्ट्रीम लाइन लिख दिया। अब ये P डेल्टा N और ये P डेल्टा N तो यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, और आपका देखो बाकी जो है डेल्टा N और डेल्टा S वो कॉमन है हर जगह, डेल्टा N डेल्टा S कॉमन है, तो वो सबको भी कैंसल आउट कर दूँ। तो मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, मेरा इक्वेशन होगा देखो तो क्या आ रहा है, माइनस डेल P बाय डेल S, राइट, माइनस रो जी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना डेल Z बाय डेल S। हमने देखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले ही देखा, कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल Z बाय डेल S, तो वो मैंने लिख दिया कॉस थीटा की जगह में। और क्या, दिस इज इक्वल टू रो इंटू ए एस, राइट, ए एस। अब ये जो ए एस है ना, ए एस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए एस में क्या है, ए एस किस किस चीज का फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन होगा और किसका फंक्शन होगा, एस का फंक्शन होगा, दो ही चीज का। हम लोग पहले जब एक्सेलरेशन लिखते थे, मान लो हम याद करो पहले एक्स जब हमने लिखा था वो चार चीज का फंक्शन होगा था, उस समय क्या था, टाइम एक्स वाई जेड। तो इसके वजह से क्या था, इसके वजह से आपको चार टर्म मिल रहे थे। हाँ, तो हम उस समय क्या यहाँ पे चार टर्म लिखते थे, यहाँ पे दो ही है, तो यहाँ पे आपका दो ही टर्म आएगा। वो दोनों टर्म क्या होगा, एक तो हो जाएगा डेल वी बाय डेल टी, और एक हो जाएगा आपका कितना, v डेल v बाय डेल s। एकदम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, सेम टू सेम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ए एस के जगह में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनटू डेल v बाय डेल t प्लस v डेल v बाय डेल s, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिख दिया किस डायरेक्शन में, along द स्ट्रीम लाइन। मतलब कि अगर आपको along द स्ट्रीम लाइन प्रेशर का डिफरेंस जानना हो, डेल पी बाय डेल एस, आपको जानना हो कि मान लो ये कोई स्ट्रीम लाइन है, ये मान लो स्ट्रीम लाइन है, और इस स्ट्रीम लाइन में आपको अगर जानना हो कि यहाँ पे प्रेशर अगर मैं बोलूँ P1 है, और यहाँ पे बोलूँ कि भाई यहाँ पे कितना होगा बताओ, P2, यहाँ पे कितना होगा, तो आप along द स्ट्रीम लाइन अगर आपको प्रेशर निकालना हो तो आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आप कहोगे कि ठीक है सर ये तो हुआ, अब अगर आपका परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन अगर कुछ हो, आप कहोगे कि सर परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन कुछ है भी क्या, हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन हो सकता है। क्यों हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ, कि आपको पता है कि जिस तरह से अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे रुको, अगर बताऊं कि मान लो कि ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट अगर इस तरह से ऐसे कर्व हो जाता है, तो कर्व होने के लिए ये कर्व अपने आप थोड़ी हो सकता है, कर्व होने के लिए तो आपको इस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो जरूर लगा होगा ना, बिना फोर्स लगे वो कैसे कर्व हो जाएगा। क्योंकि आपका मान लो आपको पता है कि एक सर्कल जैसे है, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मान लो कि आपका वेलोसिटी मैं बोलूँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये क्या है, कंटिन्यूअस घूम रहा है, तो देखो ये जो ऐसे घूम रहा है, इसको अपनी तरफ कुछ देर में देखो, कुछ देर में कैसा हो गया, वेलोसिटी ऐसा हो गया, कुछ देर में देखो ऐसा हो गया। तो ये जो टेढ़ा हो जा रहा है, कैसे टेढ़ा हो रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा होगा तभी तो टेढ़ा हो रहा होगा। और ये सब फोर्स आपको पता है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, तो उस तरह से हम देखना चाहें कि अगर मेरा कोई स्ट्रीम लाइन कर्व हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रीम लाइन कर्व हो रहा है तो उस केस में भी आपका प्रेशर वेरिएशन होगा,
तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर कर्व नहीं है, अगर स्ट्रेट आपका स्ट्रीम लाइन अगर स्ट्रेट है तो इस डायरेक्शन में फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब आपका यहाँ का प्रेशर आपको दिखेगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर वो कर्व हो रहा है देन कर्व अपने आप थोड़ी होगा, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा तभी तो कर्व होगा ना, इसके कंसेप्ट के जैसा। तो एक्स्ट्रा फोर्स वो कहाँ से लगता है, प्रेशर से ही लगता है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वी विल सी द इक्वेशन फॉर सच अ कंडीशन, ठीक है। तो फिर से हम अपना स्ट्रीम लाइन के अलोंग में ये छोटा एलिमेंट हमने लिया था, राइट, वही एलिमेंट है, ये मेरा स्ट्रीम लाइन था, ठीक है, सेम एलिमेंट मैंने लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो कि ये था क्या, जो भी था आपको याद है ये एस था, तो यहाँ पे आपका प्रेशर कुछ लग रहा था और आपका इसका सेंटर से कुछ नीचे के डायरेक्शन में, सेंटर से नीचे के डायरेक्शन में कुछ इसका वेट लग रहा था, राइट, ये सब सेम था। तो अगर मैं बोलूँ कि इस डायरेक्शन में ये कितना है, बताओ प्रेशर कितना है, ये प्रेशर कितना हो जाएगा, P इंटू डेल्टा एस होगा क्या, देख लो, यस और नो, P इंटू डेल्टा एस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, ये कितना हो जाएगा, P प्लस डेल P बाय डेल क्या करूं, डेल नीचे क्या लिखूं बताओ, डेल एन, राइट, डेल एन इंटू डेल्टा एन। क्यों, क्योंकि ये आपका वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये इंटू डेल्टा एस, दिस इज द प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्टिंग ओवर हियर, राइट। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं ये वेट भी पता चल गया और दोनों तरफ का फोर्स भी पता चल गया। नाउ इफ आई वांट टू राइट समेशन ऑफ फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए एन, तो देखो इक्वेशन क्या होगा, बताओ तो क्या होगा इक्वेशन, बताओ, प्लस पी डेल्टा एस इसके लिए, ओके, माइनस P प्लस डेल P बाय डेल N इंटू डेल्टा N इंटू डेल्टा S, राइट, माइनस रो जी डेल्टा S डेल्टा N कॉस अल्फा इज इक्वल टू रो डेल्टा S डेल्टा N ए N, ठीक है, ये हो गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सिमिलरली यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये तो कैंसल आउट ही हो गया, और डेल्टा एन डेल्टा एस, डेल्टा एन डेल्टा एस, डेल्टा एन डेल्टा एस, ये सब कैंसल आउट हो गया। तो आपको इक्वेशन यहाँ पे क्या मिला, माइनस डेल पी बाय डेल एस, गड़बड़ है कुछ क्या, ना डेल पी बाय डेल एन ना, ये डेल पी बाय डेल एन, डेल पी बाय डेल एन माइनस डेल पी बाय डेल एन माइनस रो जी, अब कॉस थीटा की जगह में तो डेल जेड बाय डेल एन, वेट करना मैं चार्ज में लगा दूं। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, मान लो कि देयर इज अ टैंक, जो इसमें कोई वाटर फील्ड है, मान लो कि यहाँ पे वाटर फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपने होल कर दिया, तो होल कर दिया तो यहाँ से क्या होगा, पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बताऊँ कोई भी स्ट्रीम लाइन अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे स्ट्रीम लाइन कैसा दिखेगा, मान लो कि ये कोई स्ट्रीम लाइन है जो कि ऐसा आ करके ऐसा आ करके ऐसा आ करके यहाँ पे आ करके ऐसा कुछ निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो एक स्ट्रीम लाइन होगा वो कैसा आएगा, वो ऐसा सीधा स्ट्रेट आकर के यहाँ पे कुछ निकल जाएगा। या फिर यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ का कोई स्ट्रीम लाइन है वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा आकर के यहाँ पे कुछ ऐसा निकल जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं, 2 पॉइंट में ले लेता हूँ, मान लो कि ये है 1 पॉइंट, और जस्ट जब निकल गया, जस्ट निकला है, ठीक है, जस्ट निकला है, तो ये हो गया आपका पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं चाहता हूँ कि बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं। आपको बता दूं कि यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट, और ये जो हाइट है ना, ये हाइट है आपका h। h कब है, एट टाइम t इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे आपका समय
बीतेगा वैसे वैसे ये आपका हाइट घटेगा, दिस हाइट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, राइट। तो ये कैसा फ्लो है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लो इज दिस, बताओ तो कैसा फ्लो है, कोई बता सकता है, गेस कर सकता है ये कैसा फ्लो हो रहा होगा यहाँ पे। रो कांस्टेंट है, इनकॉम्प्रेसिबल तो हो गया, बताओ। अच्छा चलो स्टेडी के टर्म्स में बताओ कि ये स्टेडी फ्लो है कि अनस्टेडी फ्लो है, क्या है ये, स्टेडी फ्लो है कि अनस्टेडी फ्लो है, कोई भी नहीं, क्यों गौतम, गेस करो ये कैसा फ्लो हो रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है कि मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ आप लोग तक आवाज़ पहुँच ही नहीं रही है, ऐसा है क्या? Yes. आ रही है ना, हाँ बताओ चंदन, आप ही बताओ। आ रहा है। हाँ ये कैसा फ्लो हो रहा होगा, सर अनस्टेडी होगा। अनस्टेडी होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये हाइट धीरे धीरे घट रहा है और हाइट घटने की वजह से वेलोसिटी भी घटेगा। तो हम अगर 1 और 2 इन दोनों के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं तो बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अनस्टेडी फ्लो तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो टर्म होगा ना वो मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पे, वो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऑलरेडी। तो बताओ 1 और 2 के बीच में अगर मैं लिखूँ तो 1 में प्रेशर क्या है, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट 1, क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, एटमॉस्फेरिक, राइट। 2 में प्रेशर क्या है, मतलब पहले मैं लिख देता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर मैं ऐसा करूँ कि रो को या जी को मैं उधर रखूँ, अगर चलो रहने दो, प्लस ये एक जो एक्स्ट्रा टर्म आता है ना, वो एक्स्ट्रा टर्म क्या है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आपका एक्स्ट्रा टर्म है इंटू जी अगर कर दें यहाँ पे हर जगह तो वो हो जाएगा जी इंटू ना ऐसा कुछ पी बाई रो, ठीक है। यहाँ पे जी अगर इंटू करें तो यहाँ जी, मैं जी को ऊपर रख दूँ अगर, आपका आवाज कट रहा है सर। आवाज़ कट रहा है, देखो अब ठीक आ रहा है क्या? आवाज क्लियर नहीं है, देखो अब ठीक आ रहा है, देखते हैं कि ये 1 और 2 के बीच में अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लिखूं तो वो ऐसा आएगा, ठीक है। और ये जो स्टेडी फ्लो के खातिर ये एक एक्स्ट्रा टर्म आपका यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूंगा ड्यू टू 1 to 2, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल में मत समझना, बट जो हमने बर्नौलीज इक्वेशन जो प्रूफ किया था वहाँ पे 2 टर्म आया था, एक ए और एक बी, ठीक है। ए इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया था, कब? स्टेडी फ्लो के लिए कर दिया था। तो अनस्टेडी फ्लो जब होगा तो ए इक्वल टू 0 नहीं होगा, और वो ए वाला टर्म जो है ना वो यही है, यही है ए वाला टर्म, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है ये पी एटमॉस्फेरिक है और ये क्या है, ये भी पी एटमॉस्फेरिक है, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये दोनों को कैंसल आउट कर दूँ। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस डेल V बाय डेल टी। हाँ सर अभी भी मिसमैच हो रहा है, अभी भी मिसमैच हो रहा है। अब जाके V1 स्क्वायर लिखा है सर। सर बीच बीच में सर आपका आवाज गायब हो रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि मेरा कैमरा ऑन करने की वजह से शायद हो रहा होगा, कैमरा ऑफ करके देखते हैं। अब देखो अब ठीक है क्या, अब ठीक है? यस सर, हाँ यस सर, यस वही हो रहा होगा क्योंकि वो डाटा उतना नहीं है तो इस वजह से ऐसा होगा। चलो एनीवे, हाँ तो ये टर्म आपका आ गया, राइट। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये Z1 और Z2 क्या है, तो देखो Z1 और Z2 जो है ना वो आप कोई भी डाटम से ले सकते हो। मान लो अगर मैं डाटम इसको कंसिडर करूँ, से फॉर एग्जांपल मैं ये लो, मैं मान लो कि दिस इज माय डाटम, दिस इज माय डाटम,
DATUM। डेटम का मतलब क्या है कि कोई एक रेफरेंस लाइन जिसके रिस्पेक्ट में मैं किसी चीज़ को ज़ीरो ले रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये डेटम ज़ीरो है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, मतलब यहाँ का वेलोसिटी को मैं ज़ीरो मानूंगा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे डेटम ज़ीरो है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, तो डेटम बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ही होता है, तो यहाँ पे हाइट ज़ीरो होगा। अब ये जो 1 पॉइंट है ना, वो यहाँ से ये जो होगा दिस विल बी Z1, दिस विल बी Z1, और ये जो 2 है वो यहाँ से ये जो है दिस विल बी Z2। ठीक है, ये Z1 हो जाएगा और ये Z2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मुझे Z1 और Z2 अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए, Z1 और Z2 का डिफरेंस चाहिए, और Z1 माइनस Z2 कितना है? H। ये कितना है? Z1 माइनस Z2। तो मैं यहाँ पे Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू H पुट कर दूंगा। मुझे अलग से Z1 और Z2 जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ पे अगर मैं इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखूँ तो वो Z1 Z2 में बाद में कर लूँगा मॉडिफाई, Z1 Z2 के लिए अभी रहने दो। ये जो है dV बाई dt इंटू ds, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये जो dV होगा ना 1, देखो मैं जब बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहा हूँ तो मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, मान लो से फॉर एग्जांपल। तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा ना, यहाँ का वेलोसिटी मान लो कि कुछ v1 है और यहाँ का वेलोसिटी मान लो कुछ v2 है, तो ये जो dV बाई dt है ये dV1 बाई dt हो जाएगा, मतलब यहाँ का वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में dt। ठीक है, और dV1 बाई dt यानी डेल टी, और ये आपका मान लो कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ले रहा हूँ ये डेल्टा एस है या डी एस, अगर मैं कहूँ इसको कि इसको मैं कहूँ सॉरी इसको मैं कहता हूँ डी एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू डी एस। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है 1 और 2 के रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हो यहाँ पे इसको dV1। सर नहीं दिख रहा, जो भी ड्रॉ कर रहे हैं नहीं दिख रहा क्लियरली। अच्छा सर अभी डाटा लाइन आया, कुछ देर बाद में आता है सर। अच्छा ठीक है, लैग जब होगा तब बताना, और जब ठीक हो जाएगा तो भी बताना ताकि मैं कंटिन्यू करूं। सर अभी भी हो रहा है, बाद में जो जो लिख रहे हैं वो ड्रॉ हो रहा है अपने आप। अच्छा देखो अभी भी लैग है क्या? सर ड्राइंग करते हैं तब ऐसा होता है, इससे तो ठीक रहता है। ऐसे ठीक रहता है? ठीक है, देखते हैं। देखो अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? चंदन अभी ठीक है? तो हम लोगों ने ये देखा 1 और 2 के बीच में अगर बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं तो ये आएगा। ये वाला जो पार्ट है ये किसके लिए है? अनस्टेडी फ्लो के लिए, राइट। अब ये जो अनस्टेडी फ्लो के लिए ये वाला पार्ट आ रहा है, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, डेल V1, डेल V नहीं लिख करके D लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो जो वेलोसिटी है वो हाइट के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है। तो इसको मैं लिखता हूँ dV1 बाय dt इंटू डी एस के जगह में क्या लिख सकता हूँ, h एट एनी टाइम t। ठीक है, चलो तो ये हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये क्या आ रहा है, मान लो कि अगर मैं इसको जो ये तो कैंसिल आउट हो गया, P1 और P2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2 माइनस G Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू माइनस dV1 बाय dt इंटू h, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हुआ। स्क्रीन में नहीं दिखा रहा है, दिखा नहीं रहा है? स्क्रीन में नहीं दिखा रहा है सर। अच्छा, स्क्रीन में नहीं दिखा रहा है। चलो फिर क्या करोगे, छोड़ दो फिर। ऐसा करते हैं कि कल ले ले क्लास,
कल आपका नहीं है ना सुबह? अच्छा सर, ऑडियो ब्रेक कर रहा है। देखो अब सही दिखा रहा है क्या? कंटिन्यू करूं क्लास? अभी ठीक दिखा रहा है? सर ऐसे में तो दिख रहा है सर। सर जब आप रुक के बोलते हैं ना तो अभी सही दिख रहा है, फिर सब जब लगातार बोलने लगते तो फिर ब्रेक होता है सर। अच्छा ठीक है, चलो एक बार और देखते हैं, मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ फिर। ठीक है, तो ये आपका v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। राइट, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये जो आपका टैंक था ना, इस टैंक का ऊपर का जो डायमीटर है, ये गोल टैंक है मान लो, तो यहाँ पे ये डायमीटर को अगर मैं बोलूँ कैपिटल D, और ये वाला जो डायमीटर है उसको अगर मैं बोलूँ स्मॉल d। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितना पानी यहाँ से नीचे आ रहा है उतना पानी निकलेगा। तो उस बेसिस में अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे लगाऊँ तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के बेसिस में क्या होगा? कंटिन्यूटी इक्वेशन के बेसिस में मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, है ना? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब यहाँ पे a1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई बाय 4 इंटू d1 स्क्वायर या d स्क्वायर खाली कह लो, इंटू v1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू d स्क्वायर इंटू v2। तो मुझे एक इक्वेशन से यहाँ पे रिलेशनशिप मिल गया v1 और v2 के बीच में। रिलेशनशिप क्या है? v1 d स्क्वायर इज इक्वल टू v2 इंटू d स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ v1 और v2 के जगह मैं पुट कर दूँ, मतलब v2 को v1 के टर्म्स में अगर मैं पुट कर दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा v1 स्क्वायर इंटू d स्क्वायर बाय d स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2gh, ये मिल जाएगा। राइट, ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। कब? जब आपका ये जो है ना, अगर मैं कहूँ कि ये जो टर्म है, अगर मैं यहाँ पे देखो नाम अगर करूँ कि इसको अगर मैं कहूँ a, इसको अगर मैं कहूँ a, ठीक है, और इसको मैं कहूँ b, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि when b is very very smaller than a, then ये वाला टर्म जीरो है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन। राइट, तो यहाँ पे आपका देखो, ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको अगर मैं लिखूँ ऐसा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू c अंडर रूट 2gh। ठीक है, जहाँ पे मैंने c किसको कंसीडर कर दिया? c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, या 1/c इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1/c इज इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर बाय d स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/2। 1/c का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, सिंपल ये इक्वेशन से ये वाला जो टर्म है उसको मैं 1/c बोल दे रहा हूँ, ये वाला टर्म को 1/c, या ये v हो जाएगा 1/c, v1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह से आप v1 वेलोसिटी, मतलब ऊपर का जो वेलोसिटी है वो आप ले सकते हो। ठीक, बट ये जो इक्वेशन मैंने, ये जो सवाल अभी मैंने बनाया, इस सवाल को अगर मैं दूसरे तरीके से देखूँ, दूसरे तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं? मान लो कि ये आपका टैंक है, और इस टैंक में मान लो अगर मैं ऊपर का मान लो ये हटा दूँ और यहाँ पे ये हटा, ठीक है, ये टैंक है। अब यहाँ पे अगर ये जो वेलोसिटी है, अगर ये बहुत बड़ा सरफेस है, अगर मैं बोलूँ d बहुत बड़ा है d से, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा क्या? यहाँ का जो वेलोसिटी है v1 और यहाँ का जो वेलोसिटी है v2, तो अगर d कैपिटल d से स्मॉल d से बहुत बड़ा है तो मैं v1 को क्या जीरो मान सकता हूँ? यस और नो? देखो Yes, sir. है ना, मान सकते हैं ना। आप खुद इमेजिन करके देखो कि बहुत बड़ा कोई नदी है और उस नदी के नीचे आपने एक छोटा सा होल कर दिया, तो उससे जो पानी निकल रहा होगा उससे इसके सरफेस पे असर पड़ेगा, नो डाउट पड़ेगा, बट वो बहुत कम होगा वेलोसिटी। तो हम लोग जो सवाल बनाएंगे या कोई एग्जाम में जो सवाल आएगा वो हमने अभी जैसे सॉल्व किया, दिस इज द जनरल, मतलब कि जब ये d के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा कि ये मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा कि ये जो आपका
रुक जाओ, हैंग कर रहा है ये। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो आएगा ना, ये आ जाएगा √2gh, ये ऐसा एट अ सर्टेन हाइट h, क्योंकि h तो वेरी करेगा। h जिस समय आप बोलोगे यहाँ पे वेलोसिटी, अभी अगर h है हाइट, तो उस समय का यहाँ वेलोसिटी कितना होगा, √2gh। ये आप बर्नौलीज थ्योरम से आप प्रूव कर सकते हो, बर्नौलीज थ्योरम से आप ये इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं देयर आर सर्टेन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो ये जो बर्नौलीज थ्योरम है उसका क्या क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग देखेंगे। नाउ वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन का क्या क्या एप्लीकेशन होगा वो चेक करते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ये ऋतिक कुमार, खुद से कुछ मत लिखो, यहाँ मुझे पता चलता है कौन लिख रहा है कौन क्या लिख रहा है। ठीक है, ऋतिक कहाँ गए? गलती से पड़ गया हाथ पर। अच्छा, सर गलती से गलती हो से गया। हाथ पर क्या था सर? अच्छा चलिए, आज रहने देते हैं, फिर नेटवर्क का कुछ ज़्यादा ही इशू हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यस सर।